तो दोस्तों आज हो गया 21 अक्टूबर 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से सौरव गांगुली का समर्थन करते हुए कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान का बीसीसीआई प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया और उनकी जगह रोजर बिन्नी को अध्यक्ष बना दिया गया। आपको बता दें कि सौरव गांगुली को 19 नवंबर 2019 को बीसीसीआई अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पिछले दिनों रोजर बिन्नी को नया अध्यक्ष चुना गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि आपने सौरव गांगुली को हटा दिया लेकिन जय शाह को बरकरार रखा है। दिल्ली में पटाखों को जलाने पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लोगों को सांस लेने दे और अपना पैसा मिठाइयों पर खर्च करे। आपको बता दें कि इससे पहले दिन में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। 24 सालों के बाद कांग्रेस के गैर गांधी अध्यक्ष चुने गए वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए आने वाला समय काफी मुश्किलों भरा रह सकता है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खड़गे को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए ज़्यादा संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही है, तो वहीं राजस्थान और कर्नाटक में पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। इसके अलावा 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष को एक साथ करना भी खड़गे के लिए किसी चुनौती भरा ही रहने वाला है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया है कि शिवसेना का भविष्य खतरे में है। यही नहीं, उन्होंने गुरुवार को दावा किया है कि देश में लोकतंत्र का भविष्य भी खतरे में है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे मुंबई के दादर क्षेत्र में शिवसेना भवन में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री संजय देशमुख को अपने खेमे में शामिल किया। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना में टूट हो जाने और पार्टी के खत्म हो जाने के दावों के बावजूद लोग अब भी उनके पास आ रहे हैं। नोएडा में एक महिला को गाली देने के आरोप में श्रीकांत त्यागी को 9 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार श्रीकांत त्यागी जेल से रिहा हो गए हैं। रिहा होने पर श्रीकांत त्यागी ने कहा है कि मेरे समाज के लोगों ने मेरा साथ दिया है। आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी ने कहा है कि लोग मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़े हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुझे जमानत दे दी है और कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को दिल्ली में कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अब दिल्ली में हर रोज लगभग 7,000 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण होगा। अमित शाह ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल के व्यवहार का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि इस प्लांट के शुरू होने से 2000 मीट्रिक टन कूड़े का दोबारा उपयोग में लाया जाएगा। अमित शाह ने कहा है कि यह प्लांट हर रोज 25 मेगावाट बिजली का निर्माण करेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल की पार्टी चाहती है कि दिल्ली आत्मनिर्भर हो, हम चाहते हैं कि दिल्ली आत्मनिर्भर हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि मुलाजिम बदला है, मालिक वही है। वो गुरुवार को शंकरपुर स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। जनसंख्या नियंत्रण के सवाल पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि आबादी पर नीति मुल्क के लिए है, किसी मजहब के लिए नहीं। मुल्क की मुसीबत पर मजहब की सियासत ठीक नहीं है। सिविल जज की भर्ती में उर्दू भाषियों को भी करे शामिल, असउद्दीन ओवैसी ने उठाई मांग। जी आपको बता दें कि इमाम प्रमुख असउद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के कानून मंत्री को पत्र लिखकर राज्य में होने वाली सिविल जज की भर्ती में उर्दू भाषियों को भी शामिल करने की मांग की है। उन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि उर्दू राज्य की आधिकारिक भाषा है, इसलिए तेलुगु के अलावा उर्दू को भी प्रशासनिक कामों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में दायर उन याचिकाओं की फोटोकॉपी मंगवाई है जिसमें 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और हनुमान के दर्शन करने और पूजा का अधिकार देने की मांग की गई है। 5 महिलाओं ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी फोटोकॉपी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक जमा करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने कहा है कि जिला जज से सत्यापित कराने के बाद याचिका की फोटोकॉपी उन्हें भेजी जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया है कि जो भी जरूरतमंद है उनके उच्च स्तरीय इलाज का एस्टीमेट जल्द से जल्द बनवाकर उपलब्ध कराएं। सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए खजाना खुला हुआ है।
बसपा प्रमुख मायावती ने बुधवार को समाजवादी पार्टी छोड़कर आए इमरान मसूद के सिर पर हाथ रखा और उन्हें बसपा की सदस्यता ग्रहण करा दी। आपको बता दें कि इमरान को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए पश्चिमी यूपी में बसपा का संयोजक भी बना दिया गया है। इमरान मसूद इसी साल कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे। उन्हें टिकट नहीं मिला तो सपा से नाराज चल रहे थे। आपको बता दें कि बसपा ज्वाइन करने के बाद इमरान ने कहा है कि वो बहन जी के मूवमेंट को मजबूती देने आए हैं। जन स्वराज यात्रा के तहत बिहार के गांव-गांव घूम रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सनसनीखेज दावा किया है कि सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के संपर्क में हैं और समय की जरूरत हुई तो वो एक बार फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा से कहा है कि जेडीयू सांसद और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश के जरिए नीतीश कुमार ने बीजेपी से संवाद का रास्ता खुला रखा है। ज्ञानवापी केस के बीच सुप्रीम कोर्ट वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस मामले में अब एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग की है। असदुद्दीन ओवैसी ने 16 अक्टूबर को पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि इस कानून की संवैधानिकता की रक्षा करना कार्यपालिका का कर्तव्य है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। एमसीडी के वार्डों में परिसीमन का काम पूरा हो चुका है। दिल्ली नगर निगम में परिसीमन के बाद वार्डों की संख्या घटकर 250 हो गई है, जिनमें से 42 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले तीनों नगर निगम में 272 वार्ड थे। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी की रिपोर्ट में बड़ी बातें सामने आई है। एनसीबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच में कई कमियां पाई गई है। इसके अलावा जांच में शामिल अधिकारियों की संगीन भूमिका की भी आशंका जताई गई है। मामले को लेकर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि ये जांच रिपोर्ट एनसीबी की स्पेशल टीम की है। रिपोर्ट को दिल्ली ऑफिस भेज दिया गया है। 7 से 8 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। बिल्किस बानो दुष्कर्म के 11 दोषियों की रिहाई को लेकर गुजरात सरकार ने सोमवार को जवाब दिया है, लेकिन कोर्ट इससे संतुष्ट नजर नहीं आया। सुनवाई कर रही बेंच ने कहा है कि यह जवाब बड़ा भारी भरकम है और इसमें तथ्यों की कमी है। कोर्ट ने कहा है कि इस हलफनामे में अदालती फैसले को भर दिया गया है, लेकिन तथ्य छोड़ दिए गए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को गुजरात सरकार के हलफनामे पर जवाब देने के लिए 29 नवंबर तक का वक्त दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया है। ये प्रस्ताव प्रदेश में हिंदी भाषा लागू करने के खिलाफ पेश किया गया है। आपको बता दें कि प्रस्ताव लाते हुए स्टालिन ने कहा है कि भाजपा सोचती है कि वो केवल हिंदी लागू कराने के लिए सत्ता में आई हुई है। आपको बता दें कि मंगलवार को विधानसभा में दिए भाषण के दौरान स्टालिन ने कहा है कि बात केवल आधिकारिक या प्रशासनिक भाषा बनाने की नहीं है। भाजपा हिंदी को ताकत का प्रतीक बनाना चाहती है। दिल्ली हाईकोर्ट से उमर खालिद को झटका लगा है। अदालत ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली दंगों में उमर खालिद पर साजिश रचने का आरोप है, जिसके बाद उसे 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। उमर खालिद इसके बाद से ही जेल में बंद है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका मंगलवार को नामंजूर कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अपने गृह जिले गोरखपुर और पड़ोसी जिले देवरिया के दौरे पर थे। उन्होंने जनता को करोड़ों की सौगात दी। विधानसभा चुनाव में मिली भारी जीत के लिए जनता को बधाई दी और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा।